उसमें कभी आपने सोचा है कि बस के अचानक चलने से पैसेंजर पीछे की तरफ झटका खाते हैं, या स्पेस में रॉकेट कैसे मूव करते हैं, या बाल को हम जब लात मारते हैं तो बाल एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे हरकत करते हैं। ये सारी हरकत क्यों होती है, कैसे होती है? इन सारे सवालात के जवाब सिर्फ न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन में, जिसको हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। वो रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर खिलाई सफर तक न्यूटन के 3 लॉज अप्लाई होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूटन के 3 लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और चलिए चलते हैं वीडियो में। अच्छा स्टूडेंट, किसी भी साइंटिस्ट का हम कोई लॉज डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसका बयान होता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आगे चलकर हम सीखेंगे इसको क्या कहते हैं। न्यूटन, ये काफी बार बोर्ड में पूछा गया, काफी बार एग्जाम एमडीकेट में पूछा गया कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं। बहुत रिपीटेड सवाल है, उसी को हम डिस्कस करते हैं आगे। अ बॉडी इज प्रेजेंट एट अ रेस्ट। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? अ बॉडी इज प्रेजेंट एट अ रेस्ट, मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट में हो या कंटिन्यू मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो रेस्ट में है, टाइम गुजर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, टाइम गुजर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ। या कोई बॉडी है एक ही वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, टाइम गुजर रहा है। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो उसी रफ्तार में रहेगा, उसी हालत में ही रहेगा वो ऑब्जेक्ट तब तक जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई न किया जाए। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको हम उसी की पोजीशन से नहीं हटाएंगे तब तक वहीं पे पड़ा रहेगा। अगर कोई भी बॉडी कंटिन्यूअसली एक ही रफ्तार में जा रहा है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कार है, कार एक ही रफ्तार में जा रही है, अब तब तक वो नहीं रुकेगी जब तक उसको हम रोकेंगे नहीं। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है तो उसको रेस्ट में ही वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहेगा तब तक जब तक उसको हम उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है तो तब तक रेस्ट में पड़ेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसको मूव करने के लिए। या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको हम रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा। ये कहा था न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अब देखें, नेट फोर्स। नेट फोर्स हम क्या लगा रहे हैं? जीरो। तो वेलोसिटी हमारी क्या है? कांस्टेंट। जहां नेट फोर्स हम लगा रहे हैं जीरो, तो वेलोसिटी नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं रेस्ट में, तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर नेट फोर्स उस पे हम रोकने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? नेट फोर्स नहीं लगा रहे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन क्या करेगा? मेंटेन द पोजीशन, मेंटेन द सेम पोजीशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स नहीं लगा रहे तो ऑब्जेक्ट उसी हालत में रहेगा अनलेस अनबैलेंस फोर्स आप एक्ट नहीं करोगे तब तक वो सेम पोजीशन में रहेगा। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो फिर मोशन में रहेगा। तो फोर्स, नेट फोर्स जीरो लग रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को इसमें दो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। अब पहला ये कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दूसरे में क्या है? ऑब्जेक्ट मोशन में। तो एग्जांपल नंबर 1 है, अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट अ रेस्ट अनलेस समवन मूव्स इट। मतलब कि एक बुक है, वो टेबल पे पड़ा है, वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक उसी को वहां से कोई मूव नहीं कराता, कोई भी बंदा वहां से उठाता नहीं, तब तक वो अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है, मूविंग कार विल रिमेन सेम पोजीशन अनलेस अनबैलेंस फोर्स एक्टेड ऑन इट टू स्टॉप इट। अब एक कार है, सेम स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो तब तक कार मूव करती रहेगी जब तक उसको अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए रोकने के लिए, तब तक ये मूव करती रहेगी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट बुक टेबल पे रेस्ट पे पड़ा है तो रेस्ट में रहेगा तब तक जब तक उसको कोई मूव नहीं करेगा। यहाँ कार हमारी मूव कर रही है, कार तब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता।
अभी देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इनर्शिया is the property of a matter which is used to resist to change the position of any object। अब देखो इनर्शिया क्या है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा या मोशन हो तो मोशन में रहेगा तब तक जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है मैटर की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, टू रेजिस्ट टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने से रोकते उसी को कहते हैं इनर्शिया। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना, काफी बार ये एमसीक्यूज में पूछा गया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है मैटर की which is used to resist to change the position of object। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने होने से रोकता है। सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि जो मोमेंटम में चेंजिंग आएगी वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना फोर्स अप्लाई करोगे इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में चेंजिंग आएगी। यानी कि यहां इसको हम ऐसे भी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है, एक्सेलरेशन में तब्दीली आए या उसके मींस के उसकी पोजीशन को चेंज करे। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मींस के मास और वेलोसिटी में तब्दीली आए। अब देखिए फोर्स अप्लाई करते हैं, जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगी। उतना जितना मास ग्रेटर होगा उतना फोर्स ज्यादा चाहिए। तो फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स यहां इसको हम यूं भी कह सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन एंड मास। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मास और एक्सेल। जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। अब देखिए बॉल है, बॉल को हम क्रिकेट बॉल को हम हिट करते हैं तो वो जितना जोर से हिट करते हैं उतना तेजी से मूव करता है। या कार है, कार को हम जितना एक्सेलरेट करते हैं उतनी तेजी से मूव करती है। तो मैथमेटिकली F इज इक्वल टू ma। और याद रखना है कि न्यूटन के सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड जो लॉ है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन काफी बार पूछा गया है। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जितना आप रिएक्शन दोगे, एक्शन करोगे उतना आपको रिएक्शन मिलेगा। सपोज करें कि हम बॉल क्या करते हैं, बॉल पे जितना जोर से मारेंगे उतना बैक बाउंस इतना ही में मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। हमने एक्शन किया, बॉल को वॉल पे मारा, दीवार पे मारा और जितना जोर से मारा उतने ही जोर से वापस आया। तो क्या होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। गन फायर, हम क्या करते हैं, बंदूक से फायरिंग करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ मूव करते हैं और उसका रिएक्शन हमें बैकवर्ड मिलता है। और रॉकेट्स, प्रोपल्शन, रॉकेट क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है और उसकी जो प्रेशर है उसको बैक तरफ। और उसके बाद वॉकिंग हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं और जमीन हमारी बैकवर्ड जाती है। हम आगे की तरफ जाते हैं और जमीन जो है वो बैकवर्ड होती है। और स्विमिंग हम क्या करते हैं, पानी पे ऐसे तैर रहे होते हैं, जितनी फोर्स लगाते हैं, एक्शन करते हैं उतना रिएक्शन मिलता है। जितना आगे की तरफ जाएंगे फोर्स लगाएंगे उतना जो है वाटर बैकवर्ड जाता है।
तो ये है न्यूटन के थ्री लॉ और बहुत ही है न्यूटन के थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और न्यूटन के थ्री लॉ को हम क्या कहते हैं, एक्शन का रिएक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। और ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, एग्जाम में, काफी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको जरूर याद करें।